Okay, so first and foremost, let's welcome Kautilya Pandit, the Google boy, the Wonder boy. So many names, so many names. Yeah, so can we have a huge round of applause? Well, sir, before we start, I just want to, thank absolutely everyone who is part of this organization in Shiksha Valley School, especially the people whom I have met till now. And it has been just a short time, but I've seen all the kids and their enthusiasm, which is really unparalleled. So once again, a big round of applause for all of you because you're a bunch of great kids and very excited ones. Thank you so much, Kautilya. See, well, I'll have to admit that I have been a big fan of yours for a long, long time. Ever since you were 5 years old, ever since आपने जब you went to the KBC show. So let's start this interaction round with that particular experience. How was it like sitting with Mr. Bachchan, the superstar of Bollywood? How was it like? Well, I've got the opportunity to meet a lot of people, and have all of those experiences have been really, motivating as such, and also a lot of new things have been learned through the course. For example, I've also, came as an expert in that. So both were different kind of experiences, but really they were very beautiful. या अब लेट मी कम टू द मेन क्वेश्चन जो सबसे बड़ा सवाल है आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए हम लोग तो कभी नहीं बन पाए नहीं व्हाट इज सो यूनिक अबाउट यू क्या क्या आपने जो हम लोग नहीं कर पाए कभी भी प्लीज नहीं, प्लीज मेरे में कुछ ऐसा मतलब यूनिक नहीं है, और ना ही ऐसा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. सभी वो बच्चे तो बहुत वो तो अच्छे आप झूठ होते बोल रहे हैं. हो वो तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो ये झूठ नहीं मत नहीं बोले या नहीं नहीं नहीं, सभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं. और देखिए, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है. और ऑन एवरेज क्लास के अंदर आपको बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं. बस यही है कि मानिए कि उनको वो सही प्लेटफॉर्म मिल पाता है, या वो उतना अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, या फिर वो मतलब उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनकी जो क्वेश्चंस हैं, अगर उनको प्रॉपर आंसर्स मिले, अगर उनके सवालों को जवाब मिले, और अगर उनको मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी सारी बातें रख सकें, तो अगर ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं, फिर बच्चे फ्लरिश करते हैं और काफ़ी आगे बढ़ते हैं. लेट मी आस्क यू समथिंग कौटिल्य हमारे यहाँ पे एक मतलब पूरे इंडिया में ही है कि हम लोग सवाल नहीं पूछते बच्चे घबराते हैं या फिर कई बार तो माँ बाप बोल देते हैं चुप करो सवाल मत पूछो इज इट ओके टू आस्क क्वेश्चंस हाउ इम्पोर्टेंट नहीं, आई बिलीव दैट कि मतलब हाउ इम्पोर्टेंट का सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप कितने सवाल पूछते हैं, क्योंकि Okay. जितने आप सवाल पूछेंगे उतने ही ज़्यादा आप सोचेंगे, और उतना ज़्यादा आप आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, और आपकी जो इनेट जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी. तो कोशिश करिए, ट्राई टू क्वेश्चन द नॉर्म्स, और जितना हो सके वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा ट्वीक करके देखिए, क्योंकि एक डिफाइंड रास्ते के अंदर अगर आप चलोगे, अगर आप एक डिफाइंड पाथ को ही लोगे, तो ना ही वो उतना एक्साइटिंग होगा, और ना ही वो उतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग भी होगा. क्योंकि मज़ा तो तभी आएगा जब आप जंगल के अंदर ऐसे मतलब घूम रहे हो, और अगर आप रोड पे ही चले जा रहे हो, तो क्या ही उसमें मतलब नई चीज़ें देखने को मिलेंगी. ओके और इज दिस योर फर्स्ट विजिट टू डिब्रूगढ़ हाँ, definitely my first visit to Dibrugarh, So, and well, it is my second or third visit to Assam though, and okay. each time, and especially this time also, the amount of love and care that I've actually received, because yesterday I was from few days I was having a Fever. fever Okay. and all, but from here, like all of the efforts of directors, coordinators, chairman sir, and everyone, so and all of the people here, so it was really unprecedented. ओके सो मुझे एक बात बताइए मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरा शहर भी डिब्रूगढ़ है इट्स माय होम टाउन एंड कौटिल्य पंडित को डिब्रूगढ़ के बारे में क्या पता है वो मुझे जानने की उत्सुकता है प्लीज टेल मी व्हाट डू यू नो व्हाट इज योर विजन व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट डिब्रूगढ़ व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिब्रूगढ़ नहीं, Dibrugarh especially because it is a very power center of Assam, because although we talk about Guwahati and we talk about other cities, but Dibrugarh is especially, it holds a very important place, and definitely in a bit eastern part of Assam, and not very far from Arunachal and all. And when from yesterday I visited few parts of there because I went to the doctor. So Okay. there, from there I got to know a few things about Dibrugarh, that all of like कि अरुणाचल यहाँ से कितना दूर है, गुवाहाटी कितना दूर है, तो और यहाँ का जो टेरेन है
मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो घर हैं वो बहुत अच्छे लगे, यहाँ के जो टी गार्डन्स हैं वो बहुत अच्छे लगे, और टी गार्डन्स के ऊपर जो पेड़ हैं वो बहुत अच्छे लगे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पर मतलब अब आप देखेंगे क्या क्या अच्छा है, मतलब बात है कि क्या अच्छा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं। तो उसमें तो मतलब कोई बात Actually, है ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं यहाँ पर। या आपने अभी टी के बारे में बोला, द कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ टी स्टार्टेड फ्रॉम डिब्रूगढ़ इटसेल्फ, और आज देखो टी की वजह से, चाय की वजह से पूरा इंडिया फेमस है। असम तो फेमस है ही, एंड डिब्रूगढ़ जी इज जी। नोन एज द टी सिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा, मुझे कौटिल्य जी एक बात बताइए, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, इन योर लेजर, आप क्या करते हो? नहीं, लेजर टाइम के अंदर कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मानो कि मैं खेलता हूँ और बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। अभी खैर उतनी नहीं, लेकिन ठीक ठाक, और मैं खूब एंजॉय करता हूँ। मतलब एक जो मेरा अच्छा लेजर टाइम मुझे लगता है कि मैं मानो कि 20 मिनट हैं आपके पास, 10-15 मिनट हैं, है ना? आप बैठे हो, लेटे हो, आप कुछ कर नहीं रहे, आप बस सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में। तो वो एक ऐसी अच्छी मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग का, या मतलब एक ऐसी अच्छी एक्सरसाइज लगती है मुझे, जब मैं किसी भी चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा यूनिक और अलग अलग टाइप के मतलब विचार और थॉट्स आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब यूनिक होते हैं। और जी। क्योंकि अगर आप एक हसल के अंदर रहते हो तो वो चीज़ें आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, लेकिन अगर Exactly. आप शांत हो और तब किसी चीज़ के बारे में ऐसे कुछ कुछ आराम से सोच रहे हो, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब, है ना, अलग अलग आइडियाज़ और क्यूरियस आइडियाज़ और मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि बहुत फिर मतलब यूनिक लगती हैं आपको, कि वैसे तो ये हम सोच ही नहीं सकते थे। जी, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि हम लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हु कीप ऑन अर्जिंग देयर चिल्ड्रन टू रीड, स्टडी स्टडी स्टडी। जो फ्री टाइम होता है, जो एक्सरसाइज, जो आपने बोला, आप भी अभी भी आप खेलते हो, एक बार प्लीज टेल द स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्टडिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स, और जो भी उनको पसंद हो, खाली पढ़ते मत रहिए, ये मेरा मानना है। नहीं, देखिए कि जो बच्चों को पसंद होता है उनके लिए तो मतलब उनको बैलेंस की मतलब वो नहीं करते। अगर मानो कि है ना, अगर कोई वीडियो गेम खेलता है तो उसको टाइम नहीं निकालना पड़ता वीडियो गेम खेलने के लिए, क्योंकि नेचुरली हो ही जाता जी। है। तो जो चीज़ पसंद होती है वो नेचुरली हो ही जाती है, उसके अंदर आपको मतलब अलग से कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। अगर आपको मानो कि अगर आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो उसका टाइम कैसे ना कैसे निकल जाता है, और कैसे ना कैसे आप फुटबॉल खेल लोगे। जी जी। बस बात ये है कि जो चीज़ें साथ में, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि आपको एक ही चीज़ साथ में लेके चलनी है, एक आपका प्राइमरी चीज़ होती है और बहुत सारी छोटी छोटी और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों के अंदर आपको ऑब्वियसली एक इक्विलिब्रियम और एक बैलेंस तो बना के चलना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि आप अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, और अपनी बाकी सारी चीज़ों को भी उतने ही एंथुजियाज्म के साथ करें, क्योंकि जितने आप मन के साथ करेंगे चीज़ों को, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि नहीं, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो मतलब अपना पर्सपेक्टिव है, वो बहुत मैटर करता है, और Okay. मतलब उसका ही बहुत ज़्यादा फर्क है। जी जी जी। जी। Marks, do marks matter? What is the significance of marks in examinations? नहीं, मैं अपने बारे में बताऊं तो मतलब 7th 8th तक तो मेरे से आज कभी पूछा ही नहीं गया कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। Really? हाँ, मतलब 7th 8th तक तो मतलब ना पापा ने, मम्मा ने, ना घर पे किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ, उसके बाद पूछने लगे तो थोड़ा थोड़ा मतलब मेहनत भी करी, और मतलब ठीक ठाक आए, इतने ज़्यादा भी नहीं, आप लेकिन हमेशा फर्स्ट आते थे क्लास में? नहीं मतलब 7th 8th मतलब कोशिश ही नहीं थी कि ज़्यादा जो सिलेबस के अंदर है उसके बांध के चलें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देखता था, बहुत सारी चीज़ें करता था, और Okay. करता हूँ अब भी। लेकिन अभी जैसे मैं आईआईटी का एग्ज़ाम भी दूंगा, और कई सारे और एग्जामिनेशन मैंने दिए हैं, जैसे Okay. अभी पीएटी दिया था मैंने, फिजिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट, ओलंपियाड्स वगैरह। तो उनके लिए हाँ काफ़ी तैयारी करके और काफ़ी ज़्यादा नीश और काफ़ी ज़्यादा कोर स्पेसिफिक होकर सब्जेक्ट पढ़ा। Okay. तो अगर आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हो तो आपके नंबर तो आते हैं ही, मार्क्स तो आएंगे ही अगर आप पढ़ोगे तो। लेकिन ये है कि एक पॉइंट तक हाँ ऐसा हो कि आपके मतलब रिस्पेक्टेड मार्क्स आए, लेकिन मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। और हाँ, एक ज़रूरी बात है कि स्पेशली हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, आपको कॉलेज जो है वो एक अच्छे मार्क्स और मतलब उन पे मिलते हैं, और आपकी जो बाद की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत डिपेंड करती है कि आपकी हायर एजुकेशन कहाँ से होती है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से होती है, क्योंकि वैसा ही आपका नेटवर्क बनता है और वैसा ही आपको सीखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपकी कोशिश होनी चाहिए अपने इनिशियल डेज के अंदर, इनिशियल ईयर्स के अंदर, कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और अलग अलग फील्ड्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग टॉपिक्स को आप प्रैक्टिकली या मतलब अलग अलग तरीके से जी के देखें, पढ़ के देखें, सोच के देखें।
और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, क्योंकि उस रेस्ट्रिक्शन के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकती है वो कहीं पर भी बाधित हो। जी जी। ओके। और मैं मतलब आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा था, आई वाज चेकिंग अ सोशल मीडिया, इज इट ट्रू दैट यू हैव gotten admitted into Oxford University? Guys, हाँ, can you did you hear that he has gotten into Oxford University recently? उसके बारे में थोड़ा आप बताइए ना, मतलब किस कोर्स के I'm लिए? currently in 12th, and you know, I am also applying to a lot of universities. Okay. So I applied to Imperial College London, Oxford, and several other universities. वो तो बहुत पहले उनको आप लोगों को बुला लेना हाँ। चाहिए था आपको। नहीं नहीं, बहुत तो लेट हो गया, मैं अभी बोल 12वीं रहा हो हूँ। रही है, तो अभी 12वीं के बाद देखते हैं। तो अभी कॉलेज के अंदर तो यही है कि ऑक्सफोर्ड के अंदर हुआ है, तो आई एम प्लानिंग टू डू फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर, मेरे को रिसर्च के अंदर जाना है, और कोशिश यही है कि एस्ट्रोफिजिक्स हो या क्वांटम मैकेनिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, तो इसी टाइप के किसी टॉपिक के अंदर आगे जाके कुछ अच्छा किया जाए। और कुछ ऐसा किया जाए जो काफ़ी मतलब जो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सब फील्ड्स हैं फिजिक्स के अंदर। जैसे कि मानिए कि क्वांटम ग्रेविटी है ना, जो अभी भी बहुत बड़े सवाल हैं, रिलेटिविटी है और ग्रेविटी है, तो इनके जो बीच का जो आपस में मर्जर है, जो अभी तक नहीं हो पाया है, 70-80 साल हो गए, और साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, रिसर्चर्स लगे पड़े हैं, और अलग अलग मतलब टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर पता नहीं कितनी रिसर्च हो रही है, तब भी हम एक परफेक्ट कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, यूनिफाइड थियरी आ ही नहीं रही है। Exactly. तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी सवाल हैं, और उनको सोचने में, उनको और उनमें काम करने में मज़ा तो है। तो यही बात है। या अभी आपने साइंस के बारे में बोला, डू यू थिंक साइंस कैन बी मेड फार मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट इट इज राइट नाउ? नहीं, डेफिनेटली साइंस तो होती इंटरेस्टिंग ही है, और कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग ही होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस मीडियम से हम आप मतलब उन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, उन चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं, वो अगर उतने इंटरेस्टिंग ना हो तो क्या पता हमें उस सब्जेक्ट से भी उतना प्यार ना हो। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि साइंस जैसा फील्ड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वाई है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं, ऐसा फील्ड तो ज़रूरी इंटरेस्टिंग होगा ही। और बच्चे तो क्यूरियस होते ही हैं। देखो, बहुत सारे सवाल होते ही हैं उनके मन में, लेकिन जैसे धीरे धीरे मतलब अगर क्यूरियोसिटी कम भी होती है, और धीरे धीरे वो सवाल पूछने का मन भी कम करता है, और हम अपने ही मन के अंदर रह जाते हैं, और बहुत सारे मतलब जो फील्ड्स हैं जो पहले हमारे लिए खुले थे, जिनके बारे में हम खूब सोचते थे, खूब सवाल पूछते थे, वो हम उनके बारे में फिर बाद में नहीं देखते हैं। तो यही है कि साइंस जैसा फील्ड, और साइंस या कोई भी सब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारे सवाल करने की कैपेसिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, वो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा फील्ड तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो होगा ही। या एक बात मैं सच सच बोलूँ आपको, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मन में वही छवि आ रही है, वो जो 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जो केबीसी में बैठा हुआ था, वो नहीं, अब तो मैं काफी मतलब बड़ा हो गया हूँ 5 वो साल तो आप से। हो गए हो डेफिनेटली। हाँ और मतलब खैर वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, और अभी तो मतलब एक काफी नई जर्नी पे मैं जी, हूँ, जी। और काफी टाइम से मैं फिजिक्स के ही कोर सब्जेक्ट जी। के अंदर ही मतलब अपनी मेहनत कर रहा जी, हूँ, जी। थोड़ा पढ़ रहा हूँ, कभी फाइनमैन लेक्चर्स, कभी अलग अलग बुक्स, कभी I was अलग about to अलग ask you on रिसर्च that thing. पेपर्स। ये जो आपने अभी बोला क्वांटम फिजिक्स, सुनने में डर लगता है मुझे, इट्स वेरी स्कैरी, साउंड्स वेरी स्कैरी। आप थोड़ा सा सिंपल भाषा में आप समझा दोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम फिजिक्स? नहीं, क्वांटम तो स्केल से रेफर होता है। देखिए, जो यूनिवर्स है, अगर हम उसको अलग अलग स्केल पे देखेंगे तो चीज़ें बहुत अलग अलग दिखती हैं। Okay. और अगर हम एक बहुत ही माइन्यूट स्केल पर चले जाएं, मतलब इतना माइन्यूट के मतलब 10⁻⁻14 मीटर्स, या बहुत छोटे अगर हम एक स्केल पे चले जाएं, तो जब जो फिजिक्स के लॉज हैं, जो वर्ल्ड के लॉज हैं, वो काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं, काफ़ी अलग हो जाते हैं, और उनकी जो सारी चीज़ें हैं, वो जैसा हमें लगता है कि मतलब चीज़ें से इंटरैक्ट करती हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें। Okay. तो और उस सारी स्टडी को ही क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के अंदर ही डील किया जाता है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो नॉर्मल फील्ड है, उसको ही एक छोटे स्केल पर देखा जाता है, क्योंकि स्केल का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी चीज़ों को पर मतलब हम चीज़ों को कैसे देखते हैं उसके अंदर। अगर हम वही चीज़ बहुत ही बड़े स्केल पर देखें, और उसी चीज़ को हम अगर एक बहुत ही छोटे स्केल पर देखें, तो चीज़ों में बहुत फ़र्क आ जाता है। और जो छोटे स्केल के ऊपर जो कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, यही सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स के अंदर डील होती हैं। What do you think is the biggest scientific discovery of the 21st century? वेल, 21st सेंचुरी के अंदर बिगेस्ट डिस्कवरी आई गेस पिछले साल ही हुई थी, जो मेरे को काफ़ी बड़ी लगी। वो ये था कि
प्रोटोकॉल है, एक टोकोमा प्रोटोकॉल है, एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था कि जो एनर्जी है ना, कि एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, तो अभी पिछले साल ही उसके ऊपर नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो जो प्रोटोकॉल है वो ब्रेक कर गया। तो अब एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब बिना किसी मीडियम के या बिना किसी बीच के पाथ के जा सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता तो खैर अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर है और एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन वो मानिए कि बहुत ही कम और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने ट्रांसपोर्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, और वो भी एक तरह की टेलीपोर्टेशन की तरह की, यहाँ पर डिसअपीयर हुई चीज़ और यहाँ पर अपीयर हो गई, रीअपीयर हो गई। तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी मतलब एक बड़ी चीज़ है, और देखते कि आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी, क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत ही तगड़े स्केल पर हो रही, बहुत ही फास्ट हो रही हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी के अंदर एक तो इतनी ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, इतनी ज़्यादा एवेन्यूज़, इतने सारे लोग हैं जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर बहुत कुछ कर रहे हैं, अलग अलग मेहनत के अंदर सभी लोग लगे हुए हैं। तो यही है कि पता नहीं कितनी जल्दी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम आगे बहुत बड़ी एडवांसमेंट देखने वाले हैं। ओके, और कौटिल्य, डू यू थिंक साइंस एंड रिलीजन गो हैंड इन हैंड? नहीं, रिलीजन का मतलब क्या है या रिलीजन आप किस चीज़ से रेफर कर रहे हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम रिलीजन को मानो कि, क्योंकि रिलीजन या धर्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर मान्यताएं भी हैं, उसके अंदर है ना, उसके अंदर अगर आप उपनिषदों की बात करें तो उसके अंदर ये भी है कि मतलब मैं कौन हूँ, और उस टाइप की चीज़ें भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें डील की हुई हैं। और वहीं पर साइंस की अगर हम बात करें तो वो तो एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ लॉजिक है, वो तो ये है कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हैंड इन हैंड बोलें कि मतलब बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कई चीज़ें मैच कर जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी जगह जहाँ पर चीज़ें मैच नहीं करती। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जो विजडम की बात है वो मेरे रिलीजन से अच्छी मिलती है, क्योंकि अभी तक के बहुत बड़े बड़े थियोलॉजियंस ने और थिंकर्स ने, है ना, बहुत बड़े ऐसे ऐसे लोगों ने जिन्होंने बहुत विचार करके ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप ऋषियों की बात करें, या फिर अगर आप ग्रीक फिलोसफर्स की बात करें, या आप किन्हीं की भी बात करें जो अभी तक फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन से गुजर के ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के लिए दी हैं जिनसे उनको संतुष्टता और विजडम और मानसिक मतलब एक अच्छा बैलेंस मिल सकता है। वहीं पर साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने अभी बहुत कम सालों के अंदर हमें एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और बहुत सारी और चीज़ें दी हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी अलग अलग अपनी अपनी वैल्यू है, और किसी के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी, किसी के लिए कुछ, लेकिन हाँ ये है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के कम्प्लीटली सप्लीमेंट्री भी नहीं होती और कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होती। तो बहुत जगह पर होती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को एड भी करती हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ पर चीज़ें एक दूसरे को एड करें वहाँ पर हम उनको ढंग से देखें दोनों को। Now you mentioned about Rig Veda. I'm a big fan of Rig Veda, and Rig Veda also talks about creation, and it is a bit similar to the Big Bang theory. उसके बारे में थोड़ा आप बोल सकते हो कि the similarities between Rig Veda and the Big Bang theory कुछ है क्या वैसा? नहीं, बिग बैंग थियरी तो मतलब बिग बैंग तो ये है कि बिग बैंग के अंदर भी कई सारे मल्टीपल सब पार्ट्स हैं, कि जैसे कि एक तो आइडिया है कॉस्मिक इन्फ्लेशन का, कि शुरुआत के अंदर एक सुपर नेचुरल फोर्स थी जो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर डिस्पर्स हो गई, और उससे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ये सब सेपरेट हो गई। फिर धीरे धीरे पार्टिकल्स की जनरेशन हुई, और मैटर और एंटी मैटर के एनाहिलेशन से फिर जो लाइट है वो सब एग्जिस्ट हुई, और जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है उससे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वहीं पर वैसे मैंने वेदों का अध्ययन तो नहीं किया, क्योंकि ना ही अभी मैं उतना मतलब ना ही मुझे उतना संस्कृत का नॉलेज है। हाँ, मैंने सुना है कि पद्म पुराण के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन So there's a sukta also in Rig Veda. हाँ, ऋग्वेद Nakasuya के अंदर Sukta. तो मतलब हजारों मंत्र हैं, हाँ। हजारों सूक्त हैं, तो मैंने खुद से पढ़ा नहीं तो मैं उसके बारे में कैसे बोलूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वेदों के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और क्या एग्जैक्टली लिखा है वो मुझे नहीं पता वेद, क्योंकि ना मैंने उसका भी अध्ययन किया है, और ना ही क्योंकि अध्ययन नहीं किया है तो मैं अपना अधिकार भी नहीं मानता कि उसके ऊपर कुछ कहने का। क्या पता मैं कुछ गलत कह दूँ, और देखा जाएगा। Okay. And how many of you know that he is a very good mimic artist? He can mimic people in a very fantastic way. नहीं, I am not a professional or any sort of thing. मैं ऐसे बस मजे के लिए थोड़ा कुछ कुछ कर लेता तो हूँ। आज आप किसका मिमिक? प्लीज प्लीज, ऑडियंस का डिमांड है, आप मना नहीं कर सकते हो। Yes, he will mimic, he will do mimicry now. Kautilya Pandit. वो जो my favorite part is you do a wonderful mimicry of late Prime Minister
अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक पार्लियामेंट का उनका जो फेमस स्पीच था कि देश सरकारें आती जाएंगी जाती जाएंगी, वो हाँ। आप प्लीज उनकी तरह एक बार बोल दीजिए। नहीं, ये तो जो अटल जी थे, अटल बिहारी जी। वाजपेयी जी, तो ये तब की बात है जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। जी। और तो वो एक अपना एक दृष्टांत साझा कर रहे थे ओके। पहले का, कि जब उनको जनेवा भेजा था तब की पीवी नरसिम्हा राव की तब सरकार थी, सरकार। तो कांग्रेस की सरकार थी तब, और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बीजेपी में थे। जी। तो तब मतलब एक सरकार ने एक विपक्ष के लीडर को इंडिया मतलब अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बना के एक देश में भेजा था। तो उसको देख के जो पाकिस्तान के लोग थे वो मतलब दे वर फ्लैबरगास्टेड कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही उन्होंने कहा था कि Yeah. Please hear me out. Please hear him out. Yeah, please. जी, तो उन्होंने कहा था एंड में कि ये जो है ये भारत की परंपरा है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा था कि ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति रही है, और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बन रहना चाहिए। Wow, अद्भुत, wonderful. तो यही था कि मतलब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब बाकी चीज़ थी। और वैसे मैं मज़े के लिए तो कभी कभी किसी की ऐसे मिमिक्री करता रहता हूँ। तो एक ये भी है कि मतलब ऐसी मजाक मजाक में कि भाई और बहनों तो अभी मैंने आसाम के लोगों की भी थोड़ा थोड़ा सुना। तो यहाँ के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा Okay. शर्मा, हाँ खैर मैं उतना अच्छा भी, क्योंकि मतलब यहाँ का जो एक्सेंट है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा और यूनिक लगा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा की बोली तो काफ़ी खड़ी होती है, जबकि आसाम और यहाँ के लोगों की काफ़ी मीठी और मतलब सॉफ्ट। मेरे को काफ़ी यहाँ के लोगों की जो बात करने का स्टाइल लगा वो काफ़ी सॉफ्ट और मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल प्यार से सभी एक दूसरे को बोल रहे हैं। हाँ तेज़ बोलते हैं लेकिन काफ़ी प्यार से बोलते हैं। जबकि हरियाणा के अंदर अगर आप आएंगे, अगर आप कोई आएगा तो आपको लगेगा कि लोग बात ऐसे कर रहे हैं, एक दूसरे को डांट रहे हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो, क्योंकि जो बोली है हरियाणा की बहुत खड़ी है, वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्श लगती है। लेकिन खड़ी हाँ बोली, हाँ खड़ी खड़ी बोली है, लेकिन वहीं पर लोग होते बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक थर्ड आदमी को लगेगा कि लोग लड़ रहे हैं। तो वो बोली का और एक्सेंट का तो खैर फ़र्क है ही। और भारत के अंदर तो खैर इतनी बोलियां हैं, इतनी भाषाएं हैं कि हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर हर चीज़ चेंज ही होती रहती है, और अलग अलग तरह की बोली, अलग अलग तरह का पानी, और हर चीज़ इतना डाइवर्स है ही कि इतनी यूनिक और इतनी डाइवर्सिटी है कि देखने को मतलब अगर सारी चीज़ें देखें तो मज़ा ही आ जाता है कि ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो वो डाइवर्सिटी learned देख के तो SMS? मज़ा आता है। SMS आपको आती है थोड़ी नहीं बहुत? नहीं ऐसे भी ऐसी थोड़ी बहुत नहीं आती। हाँ ये ज़रूर है, इच्छा है सीखने की। अच्छा। और इतने सारे अब यहाँ पर लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा सबसे कुछ कुछ बात करके कुछ कुछ तो सीख के कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगी, थोड़ी बहुत मतलब मिनिमलिस्ट ही। और So- जैसे अभी बार बार आना होगा क्योंकि अब डिब्रूगढ़ घर तो है ही, और तो जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे सबसे मिलेंगे तो क्या पता थोड़ी बहुत आसामी कैच भी कर लें। So do you mind if I teach you one simple sentence in SMS? You can ask the same to the audience. Ki khobor apunar. Ki khobor apunar. So please ask the audience and they will reply. की खबर आपुना, इसका मतलब क्या होता है पता नहीं, आप How are कुछ you? भी How are बुलवा you? दें। नहीं नहीं, how are you? How are you? अच्छा Okay, how are you? हाँ, how नहीं are क्या you? भरोसा, मेरे को पता नहीं, आप कुछ भी बुलवा दें। नहीं how are you? इसका हाँ। मतलब बहुत सिंपल है. Okay, so Kautilya, सिर्फ since you have come to Assam और we are all from Assam, so मैं जानना चाहता हूँ कि आपको असम के बारे में कितना पता है. हमें सभी को ये उत्सुकता है कि महान कौटिल्य पंडित को. नहीं मैं महान महान नहीं नहीं, हूँ, नहीं, मैं आप नॉर्मल महान हूँ। हो. आप ऐसे महान वगैरह मत बोलिए, क्योंकि हाँ. अभी मैं नॉर्मल एक छोटा बच्चा हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि मतलब बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और सभी, बस यही है कि मतलब सभी अच्छे होते हैं। सो इट्स नॉट कि मैं ऐसे कोई महान महान नहीं हूँ। तो हाँ मैं नॉर्मल हूँ और सभी अच्छे हैं, उस तरीके से आप नहीं, कहिए। महानता की परिभाषा उम्र से थोड़ी ना होती है. नहीं ये भी नहीं तो बात उम्र है. की हाँ, बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अननोटिस चले जाते हैं, जी, जी, अननोटिस्ड, हाँ, unsung heroes. हाँ फिर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मतलब मानिए टाइम की वजह से भी, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई महान हूँ, मैं एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ और वैसा ही अच्छा है। यार हमारे हमारे नजरों में तो आप महान हो. नहीं नहीं मतलब बहुत सारे महान व्यक्ति है इंडिया में, बहुत सारे, लेकिन आप भी एक हो. ओके, सो लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट असम. ये तो आपको पता होगा ही, मुझे पता है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द आहूम किंगडम ऑफ असम. उनके बारे यहाँ में पर अभी पता हाँ, भी क्या चला पता मुझे है? कल भी, यहाँ पर शिव सागर है यहाँ से
तीन चार घंटे दूर, जो कि अहोम का जी। अहोम जो 2 राजा hours थे away. उनकी Just जो 2 घंटे. राजधानी थी। हाँ. और उसके अलावा आसाम के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पूछ रहे थे, जी. तो आसाम खैर मतलब ऑब्वियसली अहोम जो राजा हुए हैं, मतलब देर वन ऑफ द फ्यू किंग्स जिनको कम या मतलब कहें, वरना इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ तो कई बार मतलब आक्रांताओं ने वहाँ पर मतलब विजय हासिल करी, लेकिन यहाँ के कम से कम ऐसे किंगडम हैं जो कि कम और मतलब काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे। और यहाँ के टेरेन, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों की यूनिटी भी इसका एक मतलब रीज़न भी है जो मुझे लगता है। और एक लिंग्विस्टिक कहें या कल्चरल कहें, जो एक यूनिटी होती है, वो एक काफ़ी बड़ा रीज़न मुझे लगता है। इसके अलावा मतलब आसाम की अगर आप बात कर रहे थे, तो मुझे कल भी बहुत सारी चीज़ें पता चली, क्योंकि वैसे जा रहा था तो डिगबोई रिफाइनरी के बारे में पता चला, यहाँ का जो टी प्लांटेशन है उसके बारे में पता चला। फिर आसाम का जादू भी होता है, आसाम का जादू, काला जादू No, actually, वो उसके that बारे is में मैंने something पहले सुना we था। are trying to shrug off. वो एक मिथ है। अभी हाल ही में एक हाँ। पॉडकास्टर ने वो बोल दिया था, he is facing legal issues now. So मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो actually there was a place called Mayong. It was, but it is not a truth. It is not a truth. और अगर truth होगा भी, we debunk those theories right now. Assam is very safe. Assam has always been very safe. नहीं, it was मतलब, you know that people here, they're very friendly, and that all of those things are particularly true. And I am also, you know, I can vouch for that because I am seeing it, and the things that I've experienced here in Assam, मतलब it's unparalleled. The love is unprecedented. The people are very lovely, and the environment that is being given here, it is particularly very very pleasant, and there's no doubt about it, not at all. But definitely the people and the atmosphere here, I am particularly loving it. और स्पेशली डिब्रूगढ़ की जो हवा है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं दिल्ली के पास हूँ। दिल्ली के अंदर तो वैसे भी हवा की Pollution. अगर आप बात करें, तो यहाँ पर जो हवा है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ की जो स्वच्छता है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ के अभी भी जो मतलब रास्ते पे जो बाहर घर थे, जो अभी भी मतलब पुराने और जो कल्चरल उस टाइप के हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं घरों, लोगों के घरों में, है ना, ये सारी चीज़ें Exactly. बहुत ही अच्छी लगी। हाँ. फिर आसाम के अंदर तो मतलब मतलब In Assamese वन we हॉर्न call it- राइनो भी है, काजीरंगा, ये सब, और ये ऐसी चीज़ें जो और कहीं नहीं है। या तो अफ्रीका में है राइनो, और वन हॉर्न राइनो तो बस इंडिया में है, और इंडिया में भी बस आसाम में। और तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसी जगह होना जहाँ पर इतनी सारी यूनिक चीज़ें हों, और वो सारी यूनिक चीज़ें मिलके एक अच्छा, एक मतलब एक परफेक्ट कॉम्बो बनाती हों। Exactly. तो ये भी कम जगह ही देखने को मिलता है। ओके ओके। बिहू के बारे में आपको हाँ, पता है? बिहू मैंने करा भी है, ऐसे करते हैं तो अच्छा, थोड़ा- प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, उतना अच्छा भी नहीं करता नहीं, मैं। ठीक है, आपको जितना भी आता है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर नहीं, नहीं, बिहू मतलब वैसे हाँ मैंने देखा है, और बहुत ही अच्छा प्यारा डांस है। और so what do you know about bihu? Bihu is a festival also, and it's a dance, it's a cultural tradition of Assam. And definitely it's a very lovely dance, and people, you know, I've seen people do that, and not only in Assam but also at my place, you know, in some particular events also I've seen it in Assam. और आसाम की तो खैर बात अलग ही है। यहाँ पर जब होता है, यहाँ पर तो सारे लोग मिलके पूरा एंजॉय करके करते हैं। हाँ, मैंने जब भी देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और शायद आज भी देखने को मिलेगा, या क्या पता, मतलब आप बता देंगे थोड़ा सा करके। हाँ, yes sir, we have a cultural show on bihu. Yeah, आज आपको पूरा देखने को मिलेगा। Okay, so since you are also inclined towards religion, वो मुझे पता है कि you are inclined towards religion, which is very good. Do you know anything about the greatest religious figure of Assam, Srimanta Shankardev? हाँ, I saw his photo yesterday. I was in hospital with coordinator sir, and I asked that मतलब it was written in Assamese, so he told me that this is of Srimanta Shankardev ji. So well, definitely I want to know more about it, but I would love to hear a lot about him. Yeah, Definitely. so he has changed the way religion was in Assam, and in my view he is the greatest Assamese of all time. The greatest Assamese of all time. वो मतलब वो जो एक भक्तिज्म का जो सिलसिला शुरू हुआ था, आपको पता ही होगा सारे इंडिया में, he was the greatest भक्ति saint of Assam. Okay, भक्ति आंदोलन के या time पे। भक्ति आंदोलन के टाइम में वही। ओके, सो एक चीज मेरे मन में खल रहा था कल से। एक चीज मुझे बताइए, वी ऑल वांट टू नो द सीक्रेट, हाउ शुड इंडिया बीट चाइना? बहुत ही आगे निकल गया है, कैसे? व्हाट शुड इंडिया डू? नहीं, द थिंग इज दैट कि चाइना का जो पॉपुलेशन बर्स्ट हुआ वो 1960s 1970s के टाइम की बात है, और भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया की वही चीज़ 30-40 साल और आगे देख लो। तो बात ये थी कि जब चाइना की जब यंग पॉपुलेशन थी, तब उन्होंने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया, और वहाँ का जो यूथ था
वो लेबर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कम्प्लीटली घुस गया, तो उससे क्या हुआ कि मतलब चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द प्लानट। वहीं पर भारत के अंदर सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लरिश कर रही है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, यहाँ पर है ना, और सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर टर्जरी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी कई कई नए नए स्टार्टअप्स भी इसी इंडस्ट्री के अंदर खुल रहे हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है देश का, वो अभी उतना डेवलप नहीं है या वो उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है। तो हमें कोशिश करनी होगी कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो इंडिया की और डेवलप हो और थोड़ा R&D के अंदर बेटर इन्वेस्टमेंट हो। और खैर ये तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिसी लेवल पर चेंजेस लाने होंगे। और ये ज़रूर है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी ऐसी यूथ पॉपुलेशन है जो कि अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयबल है। और ये सुनने भी आता है कि मतलब बहुत बच्चे हैं जो बीटेक करते हैं लेकिन बाद में उनको जॉब नहीं मिलती है, बाद में उनको स्किल लेवल के ऊपर काम ही नहीं मिलता, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं। और उसका रीज़न यही है कि जो जो ज़्यादातर जो जॉब्स हैं, ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है वो मानो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है। और अगर मानिए कि कोई इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप है, उसके अंदर कितने ही लोग काम कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप है, वहीं पर अगर मानिए कि कोई या मानो सेमीकंडक्टर्स इस टाइप की बनाने की जो कंपनीज हैं, या किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कोई भी कंपनी होगी, उसके अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी होगी उसके अंदर। और उसके ऊपर मतलब बाद में जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो भी बेटर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी भी मतलब एक्सपोर्ट्स मतलब ट्रेड सरप्लस में नहीं है। तो हमें यही कोशिश करनी होगी कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, है ना, अभी भी मतलब हमारी जो ऑटोमोबाइल हैं या फिर और भी चीज़ें हैं, वो भी उस लेवल पर एक्सपोर्ट नहीं होती। वहीं पर साउथ कोरिया जैसे देश जो पहले बहुत छोटे थे, जो 1970 1980 तक बहुत छोटे और मतलब कि कहीं पर भी नहीं थे, और उन्होंने बहुत जल्दी ही अपने आप को कई सेक्टर्स के अंदर बहुत आगे लेके चले गए। और उसके लिए कई लोगों को और कई सारे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या पता इनमें से कोई बच्चा आगे जाके सोच ले, अब ठान ले कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इस टाइप की चीज़ को देश के अंदर लाना है। तो ऐसे ऐसे करके अगर धीरे धीरे लोग आएंगे, विजनरीज आएंगे, और ऐसे ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब एक बहुत बड़े पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक बेटर एनवायरनमेंट हो, एक बेटर और एक सस्टेनेबल वर्क कल्चर हो। ऐसा वर्क कल्चर हो जो बस मोनोटोनस ना हो, और जो वर्क कल्चर ऐसा हो कि ऐसा नहीं हो कि मतलब उसके अंदर बस घिसवा रहे हैं लोगों को। हाँ, उनका एक क्वालिटी काम उनसे निकलवा रहे हैं, और एक पॉजिटिव वे के अंदर वो आगे के लिए, वो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा और कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्ट या फिर मीनिंगफुल सर्विस दे के जा रहे हैं। हमें इस चीज़ के अंदर कोशिश करनी होगी, ये मेरा मानना है। कौटिल्य, इसकी क्या वजह है कि इंडिया अभी भी चैट जीपीटी को कॉपी करता है, चैट जीपीटी यूज करता है, और ऑन द अदर हैंड चाइना कम्स आउट विद हिज ओन चैट जीपीटी बाय द नेम ऑफ डीप सीक? I क्या also got to वजह know है? about it, Yeah, तो few days back, because it was big news that even Yeah. Nvidia So क्या lost वजह है? $600 billion and Yeah, exactly. 1 trillion market Yeah, cap it has got become a huge lost hit in the Nasdaq. US. So क्या वजह है इंडिया की, मतलब जो रिसर्च या साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, वो आपका मानना ये है कि इट इज अ हेरिटेज ऑफ द, और इट इज अ लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, उसकी वजह से है क्या? खैर, भारत ऐसा नहीं कि भारत मतलब बहुत बार, एक तो ये कि हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं लोगों को, और वो अलग चीज़ है मेरे हिसाब से। यहाँ पर है कि हम चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने के अंदर बहुत अच्छे हैं, हम चीज़ों को हूबहू कॉपी करने में बहुत अच्छे हैं। अगर कोई एक चीज़ बन गई तो ऐसा, तो हम उसको मतलब है ना, उसको कॉपी करने में, उसको और उसका नंबर बढ़ाने के अंदर बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहीं पर R&D के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होती है ना। अगर हम बात करिए कि इंडिया के अंदर कितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर इंडिया के अंदर जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर कितनी रिसर्च होती है, कितना रिसर्च एनवायरनमेंट है, वही देखने लायक है। कि इंडिया के अंदर अगर एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IISc बैंगलोर है। अगर हम टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें तो IITs के अंदर भी उतनी रिसर्च नहीं होती है। IT के प्रोफेसर्स करते हैं ज़रूर, लेकिन जो IT के स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी मतलब minimally involved in research and all. They're involved in trying to get good placements and other things. लेकिन research के अंदर वहाँ का involvement बहुत कम है। और अगर हम IISc जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पर कभी कभी फंड्स की कमी हो जाती है। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर वहाँ के रिसर्चर्स को 2-3 साल पहले सैलरी नहीं मिली थी कई महीनों की। तो अगर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, अगर स्टाइपेंड ही बहुत कम होगी PhD स्कॉलर्स की,
तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना बेस्ट दे सकेंगे, या कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बेस्ट माइंड है वो उस फील्ड के अंदर आ ही पाएगा जब वो अपनी सिक्योरिटी को ही एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, उसके लिए श्योर नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम अपना कितना परसेंट हमारे बजट का हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर लगा सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ऐसे मतलब पॉलिटिकल स्कीम्स होती हैं लोगों को लुभाने की, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ है ना, हर सरकारें, हर पार्टियां देती हैं और मतलब कोशिश करती हैं कि वो आ जाए। लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द बिग डिफरेंस बिटवीन यू नो पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन, कि जो अगर हम एक लॉन्ग टर्म की सोचें तो वो जो चीज़ें होंगी, जो रिसर्च अब होगी, जो बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनेंगे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे, जो वो सब कर सकते हैं, जो उनका आउटकम होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होगा और उनका जो रिजल्ट भी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा बाद में। Yeah. Thank you so much, Kautilya. Now, let's take a few questions from the audience, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल है. So, are we ready for the question and answer round? Yeah, so let's start with the questions and Kautilya Pandit will give all your answers. जितने भी सवाल है आपके मन में. Yeah. Please tell your name. हेलो कौटिल्या, माय नेम इज़ जागृत सिंघानिया एंड मेरा क्वेश्चन है कि जब बहुत सारे लोगों की तरफ देखा गया है कि जब वो जल्दी सक्सेस और फेम अटेंड कर लेते हैं वो अपना पाथ जनरली भूल जाते हैं और हम्बलनेस को पीछे छोड़ देते हैं।